तो मित्रों हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसके अंदर बैंक मनी और बैंक मनी के अंदर भी चेक बुक और इस प्रकार की बातें मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ा दी। अभी के लिए अपना फोकस है दिस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स, और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स के अंदर भी ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। दो प्रकार ही होते हैं, रियल टाइम या डिलेड सेटलमेंट। तो फिर वहां पर ये नेफ्ट, आरटीजीएस इंक्लूडिंग कार्ड पेमेंट तक मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। और ये सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार मैंने आपको पढ़ा है, कार्ड पेमेंट है, पीपीआई है, एटीएम है, फिर ये क्रॉस बॉर्डर वाले 2, फाइनेंशियल मार्केट का एक और रिटेल मार्केट का एक। तो ये हो गए 7, और इन 7 को आरबीआई के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। एज सच हमने डिटेल में एटीएम पढ़ लिया, इंक्लूडिंग द व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। कार्ड पेमेंट वाला नेटवर्क वो हमने देख लिया। बाकी ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह उसके कोई एमसीक्यू खास आते नहीं, तो मैं वहां पर जा नहीं रहा हूँ। डायरेक्टली वी विल फोकस ऑन दिस एनपीसीआई, क्योंकि वो ज्यादा चर्चा में है। एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक प्रकार की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और बैकएंड में अलग अलग बैंकों ने पैसा जमा करके ये कंपनी को खड़ा किया है। ये एनपीसीआई वाले अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम मैंने आपको पहले सिखा दिया, क्या है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में फिजिकल चेक कुरियर से नहीं भेजना है, नाउ स्कैन इमेज भेज दिया और जल्दी से सेटलमेंट हो जाए। दैट वाज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और उसका 2010 वाला स्टैंडर्ड वो भी हमने पढ़ लिया। देन नेशनल फाइनेंशियल स्विच, तो मैंने बताया कि कैसे एटीएम के ऊपर से डेटा यहाँ पर जाएगा और अपने आप सॉर्ट आउट होकर अलग अलग बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में वो डेटा चला जाएगा। देन नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो जैसे ईसीएस होता है वैसा ही नाच है। नाच के अंदर क्या करेंगे, हर महीने जो भी बल्क पेमेंट ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो कस्टमर अपना बिल पेमेंट है, या कंपनी अपना सैलरी पेमेंट, या सरकार अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो सारा काम हो सकता है। और उसी को लागू करने के लिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस, ये तो हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया। फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी, तो आप याद करो वो आईसीआईसीआई वालों का फास्टैग प्रकार का प्रीपेड कार्ड, और वो टोल नाके से गया और उसका पैसा कट गया, और वो जहां पर भी एनएचएआई या किसी को जमा होता होगा, तो वो पूरी सिस्टम के बीच भी जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं ये एनपीसीआई संस्था चला रही, दैट इज कॉल्ड एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। उसी प्रकार भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस, तो अलग अलग ये गैस कंपनियां, फोन कंपनियां, उन सबके बिल पेमेंट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है। तो इस तरफ वाला ये अपना हो गया। अब ये रुपे कार्ड, तो वो भी मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ा है कि जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह पूरा नेटवर्क चलाते हैं, रुपे अपना देशी नेटवर्क चलाता है, और वो भी मालिक उसका कौन है, एनपीसीआई। अभी के कंटेम्पररी टाइम्स ज्यादा अपने लिए काम की चीजें क्या है, आईएमपीएस, यूपीआई एंड भीम, क्योंकि ये भीम लॉन्च हुआ तो बैकएंड में वो यूपीआई पे चलता है, और यूपीआई बैकएंड में आईएमपीएस पे चलता है। सो दिस थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बेसिकली यहाँ से भी ऊपर जो पूरा ट्रांजेक्शन अलग अलग बैंकों के साथ कि कौन से खाते में क्या गया, तो एनएफएस स्विच ही रहती है। तो एनएफएस स्विच से एटीएम भी चलता है, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम भी, बैकएंड में तो वो लोग हैं। आईएमपीएस दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, हमने देखा कि नेफ्ट और आरटीजीएस वो केवल वीकडेज वर्किंग आवर्स में चलते हैं, उससे विपरीत आईएमपीएस 24/7 चलता है, और ये आरटीजीएस जैसा रियल टाइम सेटलमेंट भी करता है, 1 क्लिक। मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, ये सारे नेटवर्क के साथ वो कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में ये एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के ऊपर काम कर रहा है। उस हिसाब से बैंक वाले अपने ऐप, पोर्टल वगैरह बनाते हैं, और एनपीसीआई एज एन इंटरमीडियरी ये पूरा नेटवर्क चलते रहता है। और फिर आप अपने मोबाइल से भी बैकएंड में आपका बैंक अकाउंट टाइप है, ऐप में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, आईएमपीएस, एनएफएस और रिसीवर के बैंक में, वो उस हिसाब से काम हो गया। और आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो भी ये चलेगा, यूजिंग यूएसएसडी, वो *99# करके। हम लोग यूपीआई और भीम को समझे उससे पहले मैं एक अलग उदाहरण से आपका ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। सपोज एक फ्रंट एंड में आपको वेबसाइट दिख रही है, तो उसके बैक एंड में क्या होगा, कोई एक HTML पूरा कोड होगा जहां पर कि ये वाला टेक्स्ट दिखाना है, और उसके अंदर कैसा फॉन्ट, कैसा कलर होना चाहिए, उसके लिए एक कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS होगा। और सपोज कोई ईमेल टाइप की चीज है, तो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीज PC SQL या ऐसे ही RDBMS डेटाबेस में से वो फैच होके आएगी, और बीच में ये PHP या ASP.NET वाले वो SQL से पूरा डेटाबेस से माल निकालेंगे और आपको HTML में प्रस्तुत करेंगे, और उसका फॉन्ट कलर वगैरह CSS से दिखा जाएगा। तो ये पूरी चीज से आपको तो केवल फ्रंट एंड में वेबसाइट ही दिख रही है, बट बैक एंड में ये सारी चीजें होती है। अब स्वाभाविक है हर एक के पास इतना भी वेब डेवलपर के पास टाइम नहीं होता कि वो इन सभी को देख के बैठे, तो फिर बिचौलिए कुछ लोग आ गए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, वर्डप्रेस, जूमला, द्रुपल, वो ऐसे यूजर फ्रेंडली पोर्टल बनाते हैं कि वहां पर आप अपना काम कर लें, और ये सारा कुछ समझने की, सीखने की आपको ज्यादा जरूरत होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म देखिए, इट इज वन टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो ये मतलब डू इट योर सेल्फ टाइप का ही है। आप जाके इंसर्ट न्यू पोस्ट, आर्टिकल लिखा, हेडिंग मारा, पोस्ट किया और फ्रंट एंड में सब कुछ आ गया, आपको सारा कुछ दिमाग में चिंता करने की जरूरत नहीं। सो व्हाट इज दिस, एक वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, राइट। तो वहाँ पर आप पोस्ट नया लगा सकते हो, कोई मेनू बार लगा सकते हो, कॉन्टेक्ट पेज होता है, कॉमेंट सेक्शन, अपडेट न्यू आर्टिकल्स, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मनचाहा वेबसाइट ये सारी सुविधाओं के साथ बनाया जा सकता है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस वो वेबसाइट एक्चुअली इट इज वर्किंग ऑन वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म। सेम भी pmoindia.gov.in ये वाला भी प्राइम मिनिस्टर का साइट वो भी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा है। उसी प्रकार अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट्स। अब उसी एनालॉजी को, वही कंसेप्ट को आप यहाँ पर लागू करिए कि ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ये भी वर्डप्रेस जैसा आप समझो लो कि एक प्लेटफॉर्म ही है। और इसको किसने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पर भी ये जैसे वर्डप्रेस की मदद से अलग अलग क्विज साइट बना लिया या न्यूज साइट बना दिया, ब्लॉग साइट बना दिया, वॉलपेपर शेयरिंग, थीम शेयरिंग साइट बना लिया, जस्ट लाइक दैट ये यूपीआई की मदद से आप ऐप बना सकते हो, मोबाइल बैंकिंग का ऐप, जहाँ पर कि पुश ट्रांजैक्शन मतलब एक खाते से दूसरा खाते में पैसा भेजना ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या फिर पुल ट्रांजैक्शन की ऑटोमेटेड सामने वो बिल रिकवरी के लिए कोई करे और आपके खाते से पैसा कट जा सके। क्यूआर स्कैन करके पे कर सकते हो, जैसा पेमेंट पेटीएम के अंदर आप स्कैन एंड पे सिस्टम होता है। और बिल शेयरिंग भी मित्रों के साथ कि आपने पिज्जा खाया और उसके 4 मित्रों के साथ थोड़ा थोड़ा करना, लाइक दैट ऑल्सो सुविधा यहाँ पर बनाई जा सकती है। तो एनपीसीआई का ये यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसकी मदद से ऐसा ऐप बनाया जा सकता है जिसके अंदर ये प्रकार की सुविधा हो सकती है। और लोगों ने बनाया भी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का ये है, एसबीआई वालों ने एसबीआई बड़ी बना दिया, एक्सिस वालों ने एक्सिस पे बना दिया। तो जैसे वर्डप्रेस के ऊपर साइट बनती है उसी प्रकार यूपीआई के ऊपर क्या बनता है, अलग अलग मोबाइल बैंकिंग एप्स बनते हैं। और फिर बैकएंड में ट्रांजैक्शन कैसे होता है, सपोज ये पेटीएम का डिजिटल वॉलेट है और वहां से आपने की सेंड मनी या व्हाटएवर, तो वो पूरा इंस्ट्रक्शन जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, और वहां से जैसे अपना वो डाकिया जैसे पिन कोड के हिसाब से सॉर्ट कर लेता है उसी प्रकार जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसी हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएगा। कि वो बैकएंड में अगर बिल पेमेंट करना होगा तो वो नाच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस उस हिसाब से आपका बीएसएनएल वगैरह का कोई मंथली मेरे खाते से काट लेना वगैरह हो गया। अगर आप एक से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करना है तो आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम उस हिसाब से हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आधार इनेबल्ड कुछ काम करवाना होता, कुछ एलपीजी वगैरह, तो वो भी हो जाता। कार्ड पेमेंट होता तो रुपे नेटवर्क के मार्फत नीचे चला जाता। अगर ऑनलाइन शॉपिंग किया तो यूपीआई में इंस्ट्रक्शन गया, उस हिसाब से बैकएंड में ई कॉमर्स के साथ वो एडजस्ट हो गया। या फिर एटीएम के साथ कोई ट्रांजैक्शन था तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के हिसाब से नीचे टाइप हो गया। सेम पॉसिबल इवन कि एक्सिस बैंक का ये एक्सिस पे है तो वहाँ जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया दे विल गो टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और बैकएंड में बिल पेमेंट हो गया, मनी ट्रांसफर हो गया, कार्ड सेटलमेंट किया, ई कॉमर्स में परचेज कर लिया कोई एटीएम वगैरह, सो इट इज़ ईजी। ना वन मोर थिंग, ये तो सारे स्मार्टफोन बेस्ड ऐप बनाए गए हैं, लेकिन अगर आपके पास बेसिक फीचर फोन है नोकिया 1100 जैसा तो वो भी काम करेगा। वहां पर आप *99 हैश करो तो वो पूरा डेटा यूएसएसडी कोड मार्फत भी बैकएंड में तो जाएगा यूपीआई के अंदर ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और फिर उस हिसाब से जो करना है कि मनी ट्रांसफर किया या बिल पेमेंट वगैरह हो सकता है। एक और बढ़िया बात कि बैकएंड में इन्होंने एनपीसीआई वालों ने एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई है जहां पर कि आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा होता है। तो पिंग करके वो समझ लेगा कि भाई अच्छा ये वाला मोबाइल तो बराबर है उसका इस बैंक अकाउंट के साथ, ये वाला जनधन अकाउंट के साथ आधार इनेबल्ड सिस्टम है कि नहीं, उस हिसाब से मतलब पूरा सिक्योर एंड ऑथेंटिकेटेड एंड टारगेट बेनिफिशियरी को पैसा भी भेजना हो या कुछ करना हो तो वो काम भी यहाँ पर संभव है। मैंने आपको बताया कि ये ऐप से तो हो ही जाएगा स्मार्टफोन है तो, बट अगर बेसिक फीचर फोन भी है तो भी चलेगा यूएसएसडी से। ये यूएसएसडी मतलब फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, किसके ऊपर चलता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल जीएसएम। तो उस हिसाब से *123 कुछ किया तो बैलेंस इंक्वायरी हो सकता है, और *99 हैश किया तो वो सारा इंस्ट्रक्शन कहाँ चले जाएगा, ये यूपीआई वाला जो इंटरफेस है वहां पर वो चीजें जाएंगी, और फिर ट्रांजैक्शन वगैरह आपको पता है। अब भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए मीडियम टर्म स्टेप्स क्या ले, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाया था जिसके चीफ थे रतन वत्तल, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये यूएसएसडी बेस्ड जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर कंपनी वाले पैसा चार्ज करते हैं। पहले तो ₹1 ₹1.5 चलता था, फिर ट्राई ने बोला तो अभी काबू में आके 50 पैसे है। लेकिन फिर भी एक समस्या है, रतन वत्तल ने पाया कि 50% ऑफ दिस यूएसएसडी ट्रांजैक्शन वो फेल हो जाते, सामने बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया या XYZ। लेकिन फिर भी जो ग्राहक है उसके प्रीपेड या मोबाइल अकाउंट से तो वो 50 पैसे कंपनी वाले काट ही लेते हैं
कि ये हमने तो सुविधा दी, आपका हुआ नहीं तो अलग बात है। तो देयरफॉर पीपल फील डिस्करेज्ड इन यूजिंग दिस यूएसएसडी कोड। इसलिए आरबीआई ट्राई ने साथ में मिलकर इसकी कोई दवाई करनी चाहिए कि या तो ये मुफ्त कर दो या ट्राई वाले कोई कंपनियों के ऊपर जैसे कॉल ड्रॉप पे कोई सजा का प्रावधान करें, ऐसा इधर भी करें। यूएसएसडी काम कैसे करता है वो प्रैक्टिकली आपने अगर यूज करना हो तो ये वाला स्लाइड घर पे देख लेना कैसे क्या करना है। खैर वापस आते हैं, हम लोग देख रहे थे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और वो अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला मैंने आपको पढ़ा दिया, रुपए भी पढ़ा दिया, आईएमपीएस भी देख लिया, यूपीआई भी देख लिया। अभी आते हैं भीम के ऊपर। ठीक है मित्रों, अब तक हमने समझा कि भाई ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर अलग अलग बैंकों ने अपना मोबाइल ऐप बनाया था। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर मैंने एक्सिस पे इंस्टॉल किया है तो मैं फिर उसमें एसबीआई के अकाउंट का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से मुझे एसबीआई का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर ये एनपीसीआई वालों को लगा कि भाई अलग अलग बैंकों वाले अपना ऐप बनाए, उससे बेटर कि हम एक ऐप बना के दे दें और फिर उसमें आप मन चाहे बैंक का पूरा सर्विस एक्सेस कर पाओ। सो लाइक दैट एनपीसीआई वाले जो ऐप बना के लेके आए उसको बोला गया भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। अनदर एनालॉजी कि जैसे सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, जस्ट लाइक दैट अगर विकीपीडिया वाले खुद से विकीपीडिया के बारे में एक पेज बना दे, उसी प्रकार की एनपीसीआई वाले वो खुद से मोबाइल बैंकिंग का ऐप बना दे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आप समझ के चलो। भीम मतलब मैंने आपको बताया भारत इंटरफेस फॉर मनी। फुल फॉर्म में कई बार एमसीक्यू नॉन यूपीएससी एग्जाम में पूछते हो, याद करना है। एंड्रॉइड के लिए शुरुआत में बनाया था और अभी कुछ दिनों पहले आईओएस एप्पल फोन के लिए भी ये लॉन्च कर दिया है। किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। और ये चलता कैसे है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से चलता है और इवन नॉन स्मार्टफोन हो तो बैकएंड में *99# तो है ही। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊं। देखिए ये ऐप का पहला स्क्रीनशॉट आप देखो, मतलब बीच वाला, तो ये र और ऊपर वाला एरो मतलब कि सेंड मनी, र और डाउन वाला एरो मतलब कि रिसीव मनी, और ये तीसरा प्लस वाला मतलब स्कैन एंड पे करो। और वहां पर भी आप चाहो वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं। एसबीआई बड़ी में तो केवल एसबीआई से ही ट्रांजेक्शन हो सकता है, यहाँ तो एसबीआई एचडीएफसी जो मन चाहे वो बैंक अकाउंट के साथ आप टाइप कर लो, वन ऐप फॉर ऑल बैंक्स। और आपने दूसरे किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है तो कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो आप पैसा सेंड रिसीव कर सकते हो। पेटीएम में जैसा होता है स्कैन एंड पे, तो वो यहाँ पर भी है। इसके अलावा एक भारत क्यूआर कोड इसके बाद लॉन्च किया गया, वो क्या है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और लास्टली आप बैंक में अपना बैंक बैलेंस वगैरह चेक करना है वो भी इस मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हो। बैक एंड में इवन पीओएस टर्मिनल के साथ कुछ टाइप कर लिया, आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन, वो सब भी करना संभव है। तो इस हिसाब से बायोमेट्रिक कुछ करना है पीडीएस की दुकान पे, और फिर भीम से आपने 2 रुपये पे किए और सामने फूड सिक्योरिटी एक्ट का पैसा वगैरह वगैरह आप समझ सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई हिडन चार्जेस मर्चेंट के ऊपर, कोई मर्चेंट डिस्काउंटेड कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली क्या, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अब एक बार फिर से देख ले कि मित्रों ये यूपीआई के ऊपर जो बैंकों ने अपने ऐप बनाए हैं उससे भीम अलग कैसे है। सपोज मैंने ये एचडीएफसी का ऐप डाउनलोड किया होता तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ही है, बट मेरा एड्रेस क्या होता? mrunal@hdfc। जैसे गूगल में मेरा हो सकता है कि mrunal@gmail, उसी प्रकार एयरटेल मनी का ऐप डाउनलोड किया होता तो मेरा फोन नंबर @airtel, ऐसा कुछ हो सकता है। उससे विपरीत भीम इज यूनिफाइड ऐप, तो वहां पर केवल एक ही एड्रेस होगा mrunal@UPI, और बैक एंड में वो जो भी अकाउंट है उसके साथ में टाइप कर सकता हूँ HDFC, SBI, वट एवर। पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसा हमारा अपना होता है कि 300 रुपये 200 वो बैलेंस दिखाएगा। भीम ऐप के अंदर उसका अपना वॉलेट या ऐसा कुछ नहीं है, आप बैलेंस इंक्वायरी या ऐसा कुछ करो तो वो तो पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही रहता है। स्वीडन के अंदर उन्होंने सरकार ने टारगेट किया कि बाय द ईयर 2020 हम 100% कैशलेस हो जाएंगे, और उसके लिए एक स्विश ऐसा ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया। तो जैसे भारत में भी ऐसा ही उनका ये कुछ चल रहा है। क्लरिकल एग्जाम में पूछते हैं कि साल 2020 के अंदर कौन सा देश अपना 100% कैशलेस का टारगेट किया, तो स्वीडन, पोर्टुगल, दिस एंड दैट, तो याद करके जाना है। खैर भारत ने तो ऐसा कोई टारगेट, क्योंकि ये अपने लिए संभव ही नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या है मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। खैर मित्रों, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उन्होंने बहुत सारी आग लगा के रखी, ये चला रहे हैं। आग में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एस्पायरेंट को इतना सारा प्रिपेयर करना पड़ता है। अब प्रश्न कि आग लगाने वाला खुद कौन है? एनपीसीआई क्या है? इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। 2008 के अंदर 10 अलग अलग बैंकों ने, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचएसबीसी वगैरह ने मिलकर पैसा जोड़ा और शेयर होल्डिंग के हिसाब से एक बड़ी कंपनी बना दी। एज सच ये कंपनीज एक्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके लिए इसको सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं।
अब सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट, बट ऐसा किसने याद करना है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बीकॉम ऐसा कुछ किया है और यूपीएससी इंटरव्यू में जाएगा तो उसको ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी और दिस सेक्शन दैट सेक्शन, तो देख के जाना। अपने लिए तो बस इतना ही कि भाई ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। शुरुआत में 10 प्रमोटर बैंकों ने मिलकर ये बनाया था। उस वक्त 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, उतना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एंड एज सच ऑथोराइज कैपिटल इज 300 करोड़, मतलब आगे चल के एनपीसीआई वाले और भी शेयर इशू कर सकते हैं, कुल मिला के 300 करोड़ हो सकता है। और ऐसा उन्होंने किया और धीरे धीरे और भी प्रमोटर्स और मतलब बाकी के लोगों से पैसा जमा करके इसको और बड़ा किया गया। हालांकि ये 2016 में एनपीसीआई का अंदर शेयर होल्डिंग आप देखिए, ये जो बड़े 10 बैंक है उनका 74% शेयर होल्डिंग है, फिर ये देना बैंक और ऐसे खोपचे वाले बैंक उनका 20% शेयर होल्डिंग है, फिर उससे नीचे ये अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक सबसे आखिरी वाला कॉलम आप देखिए, तो इतने सारे मिलके उनका शेयर होल्डिंग कितना है, हार्डली 0.85%, मतलब फूल भी नहीं है, फूल की पंखुड़ी भी नहीं है, फूल का वो पराग रज होता है उतना उनका पार्टिसिपेशन है। अब ये रतन वत्तल कमेटी ने इसको क्रिटिसाइज किया है। वाई? आप समझिए मित्रों, शेयर होल्डिंग से कंपनी बनी है तो जिसके हाथ में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होगी उन्हीं के पसंदीदा लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे। तो ये जो 10 बड़ी बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई वगैरह, तो जब उनके ही पसंदीदा लोग एनपीसीआई के बोर्ड में बैठेंगे तो स्वाभाविक है ये कंपनी जितना भी काम करेगी, इनोवेशन, एक्सपांशन, वो सभी इस प्रकार से किया जाएगा ताकि इनके हितों की रक्षा हो या इनको मजा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि ये मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह बहुत सारा पेमेंट गेटवे के लिए कमीशन चार्ज करते थे, तो अपनी देसी बैंकों को इच्छा हुई कि भाई अपना कोई देसी नेटवर्क हो तो ये बीच में कमीशन कम हो और ग्राहकों और सबको सस्ता लगे तो हमारे कार्ड ज्यादा बिके, राइट। तो ये बड़ी बैंकों को मजा दिलवाने के लिए एनपीसीआई वालों ने रुपे कार्ड नेटवर्क लेके आए। उसी प्रकार हर एक बैंक अगर अपना अलग से कोई मोबाइल ऐप बनवाने के लिए जाती, एकदम फ्रॉम द स्क्रैच पूरा कोडिंग करवाती, तो बहुत सारा खर्चा और सिक्योरिटी के इशू, तो उन्होंने यूपीआई नाम की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो एनपीसीआई ने ऐसा बना दिया ताकि जैसे वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी साइट बना ले, ऐसे ये यूपीआई के ऊपर ये लोग अपना अपना ऐप बना ले ताकि हर एक को खुद से जाके करना ना पड़े। तो ये भी क्या है, बड़े बैंकों के हितों की रक्षा के लिए ये लोग उसी प्रकार से इनोवेशन कर रहे हैं। तो रतन वत्तल ने इसलिए क्रिटिसाइज किया है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक और इनके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आप क्यों नहीं बना रहे, और यहाँ पर केवल बैंकों की ही शेयर होल्डिंग क्यों है, पेटीएम, फोन पे ऐसे नॉन बैंकिंग एंटिटी, उनको भी कुछ आप शेयर आप उनको बेचो, वो आपको कैपिटल प्रोवाइड करे और उनको भी कोई बोर्ड ऑफ मेंबर में कुछ अपनी एक पोजीशन मिले, तो उनके भी हितों की रक्षा हो, उनके लिए कोई नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी के लिए एनपीसीआई संस्था काम करे, ऐसा करना चाहिए। देयरफॉर ये जो इसका शेयर होल्डिंग को ज्यादा डाइवर्स करने की आवश्यकता है, ऐसा रतन वत्तल कमेटी ने रेकमेंड किया। खैर इतना जो पढ़ा उसमें से एक सवाल बनाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आप पहचानिए। एनपीसीआई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। गलत है, ये तो एक कंपनी के रूप में रजिस्टर है, कानून इसका कोई अलग से है नहीं। एनपीसीआई इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी गलत है। तुक्केबाजी में आपको ऐसा लगे कि अच्छा ये सारी एसबीआई वगैरह ने कैपिटल प्रोवाइड किया और बैकएंड में वो सरकारी कंपनी है, सो देयरफॉर दिस इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नो, क्योंकि एचएसबीसी, आईसीआईसीआई इस प्रकार की प्राइवेट कंपनियों का भी शेयर होल्डिंग है, तो ये तो अलग से ही संस्था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अलग से, नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। It is the nodal agency to implement जनधन योजना, this statement is also wrong। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब आदमी का खाता खुला उसको मुफ्त में रुपए कार्ड दिया जाता है और रुपए वाले उसके एक्सीडेंट इंश्योरेंस का 1 लाख रुपए तक का कवरेज के लिए प्रीमियम देते हैं, वो सारी बात सही, बट जनधन को नोडल एजेंसी कौन सी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के 5 डिपार्टमेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो लोग जनधन योजना को लागू करते हैं, ये तो मतलब एक अलग से चीज है। सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। इसके अलावा मित्रों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस एपीआई, यूआईडीएआई वो आधार कार्ड का नंबर जनरेशन का काम, तो 2012 में उन लोगों ने ऐसा एक बनाया एपीआई, ई केवाईसी। इसका फायदा क्या है कि वो अलग अलग, सपोज रिलायंस का ये अपना जियो का 4G कार्ड, तो वहां पर आपने कोई प्रिंट आउट या जेरोक्स लेके जाना नहीं है, आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाओ और उसके मशीन में अपने अंगूठा लगाया, एक मोबाइल मैसेज आया, वो डाला और पूरा ऑथेंटिकेशन हो गया। तो मतलब प्रीपेड नंबर लेने के लिए जो पहले जेरोक्स लेके घूमना पड़ता था वो सारी, इवन फोटोग्राफ का भी जफा नहीं है। तो ये ई केवाईसी नाम का एपीआई है जो कि इवन प्राइवेट बिजनेसमैन अपने जो भी काम है उसके अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, एंड ही कैन डू द कस्टमर वेरिफिकेशन विदाउट द अदर थिंग्स। तो ये ई केवाईसी, इससे आप सोचो कि कितना अच्छा काम हो रहा है। सेकंड, ई साइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक संस्था है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, उन लोगों ने 2015 में ई साइन बनाया।
तो यहाँ पर मतलब कि डिजिटल डॉक्यूमेंट आप अपने आधार इनेबल तरीके से उसको साइन कर सकते हैं। तो भविष्य में आप एप्लीकेशन सोचो कि ये स्टैम्प पेपर उसको खरीदा, उसके ऊपर आपने ये पूरा टाइपिंग कराया और फिर एफिडेविट फाइल किया, उसके बदले आप ई साइन डॉक्यूमेंट से ही सीधा काम हो जाता। बराबर है, 10-15 रुपये जो भी काटने होते वो काट लेते वो लोग। तो वो भी ई गवर्नेंस के लिए कितनी बढ़िया चीज़ है। फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में लेके आए। तो मोबाइल बैंकिंग में कितना बढ़िया काम हो रहा है, और आगे चल के उन्होंने खुद से भीम ऐप बना दिया, तो आप पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह मसले देख सकते हो। तो ये भी ई गवर्नेंस के लिए कितना बढ़िया एपीआई है। एंड लास्टली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने 2016 में डिजी लॉकर लॉन्च किया। तो जैसे हम गूगल ड्राइव के अंदर अपने पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट से स्टोर करते हैं, उसी प्रकार ये डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो। तो एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई कर सकता है, नौकरी पेशा लोगों को हर एक बार ये गैजेटेड ऑफिसर का सिक्का मार के या जेरोक्स लेके घूमने की दिक्कत कम हो गई। तो मतलब ये अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, उनकी मदद से ई गवर्नेंस में आप कितना बढ़िया काम हो रहा है। सक्सेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, सर्विस डिलीवरी, अच्छे अच्छे मुद्दे हो गए। सो यू कैन यूज दिस थिंग फॉर मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2, वहां पर ई गवर्नेंस में कुछ लिखना हो, फॉर्डर पॉइंट्स वी हैव। आगे ये अलग अलग मॉड्यूल तो हमने देखे एपीआई के 4। अब उसकी मदद से किसी प्रोग्रामर ने जल्दी जल्दी काम करना हो तो एक संस्था है नंदन नीलेकानी, उन्होंने मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक बनाया आई स्पिरिट, और इन लोगों ने एक पूरा ऐसा पैकेज तैयार किया है। बैकएंड में यही सारी सर्विस है, बट इनका जो पैकेज है उसका नाम है इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। तो ये एक ही पैकेज, और उस हिसाब से फिर प्रोग्रामर अलग अलग प्रकार के ऐप वगैरह डिजाइन कर सकता है, पेपरलेस, टेक लेयर, कंसेंट लेयर, कैशलेस लेयर वगैरह। खैर आपने को बस इतना कि भाई इस प्रकार से क्या हो सकता है कि ज़्यादा बढ़िया इनोवेशन होगा, सर्विस डिलीवरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इन सबको देखते हुए रतन वत्तल ने बोला कि इस प्रकार के कंपटीशन इनोवेशन को और इनकरेज किया जा सके, उसके लिए अलग अलग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर नए नए लाइसेंस वगैरह जनरेट करने के लिए आरबीआई ने सोचना चाहिए। भीम ऐप हमने जाना कि भाई वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बनाया है, बट बैकएंड के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए तो लोग होंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया कि नंदन नीलेकानी ने मिलकर एक आई स्पिरिट नाम की संस्था बनाई थी, और फिर उन्होंने एक इंडिया स्टैक नाम का एपीआई पूरा मॉड्यूल बनाया, और उसके अंदर ये एक व्यक्ति है निखिल कुमार। ये सब मतलब कि इस प्रकार के जो नॉन गवर्नमेंट टाइप के लोग हैं, इन सब ने भी वॉलंटियर किया और एनपीसीआई के साथ उसको मदद की, और इस प्रकार से ऐप जनरेट हुआ। तो अपना जनरल स्टडीज मेंस पेपर 2, वहाँ पर जो मुद्दा है डेवलपमेंट प्रोसेस, रोल ऑफ वेरियस ग्रुप्स, तो इस प्रकार के नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप्स, थिंक टैंक, वो भी कैसे पूरी सिस्टम में सहाय कर सकते हैं, अपने लिए एक फॉर्डर पॉइंट आ गया। आगे अब तक हमने सारी हाईफाई सिस्टम देख लिए, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस, भीम वगैरह वगैरह, लेकिन अंत में रतन वत्तल ये बोलते हैं कि इतनी सारी माथाकूट और जफा की आवश्यकता क्या है। एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। प्रीपेड नंबर, तो सपोज बीएसएनएल का है, तो उसके अंदर आपके बैलेंस में 300 रुपये हैं, राइट। तो वो भी आप यूज तो कर ही पाते हैं। अलग अलग प्रकार की मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विस की, कॉलर ट्यून चाहिए मेरे को, डेटा पैक में इतना चाहिए वगैरह वगैरह, सो दीज आर कॉल्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो प्रीपेड नंबर के अंदर जो बैलेंस है उसकी मदद से आप ये सब चीजें खरीद सकते हैं, एसएमएस पैक खरीद लिया वगैरह। तो अगर ऐसी कोई सिस्टम हो कि आप ये जो प्रीपेड नंबर के अंदर जो बैलेंस है उसी की मदद से आप फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लो, है ना, तो कितना फायदा हो जाएगा। तो फिर अपना ये प्रीपेड मोबाइल वो एक प्रकार से डेबिट कार्ड हो जाएगा, क्योंकि पहले से अंदर पैसा है, और पोस्टपेड मोबाइल वो एक प्रकार से क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन बाद उसका सेटलमेंट होगा। ऑनलाइन ऐप वगैरह के अंदर भी इसी की मदद से अगर कोई परचेस किया जा सके। तो मित्रों इससे लाभ क्या होगा। आज की तारीख में भारत के अंदर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसके हार्डली 10% पीपल आर यूजिंग डेबिट कार्ड, हार्डली 3% यूजिंग क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग हार्डली 1%, और ओवरऑल फॉर्मल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंट किनके, तो हार्डली 53% ऑफ इंडियन एडल्ट्स हैव बैंक अकाउंट्स, लेकिन 74% ऑफ देम हैव दिस मोबाइल फोन्स। तो सोचो कि अगर ऐसा कोई डायरेक्ट कैरियर बिलिंग सिस्टम ला दिया जाए कि आपके जो बैलेंस है मोबाइल के अंदर उसी से आप सारा खरीदी और सब कुछ कर सकते हो, तो तुरंत सभी का फाइनेंशियल इंक्लूजन और कुछ बढ़िया बढ़िया काम हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये संभव नहीं है, बिकॉज अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 ये डायरेक्ट कैरियर बिलिंग उसकी मदद से कोई पेमेंट खरीदी वगैरह नहीं हो सके, ऐसे उनके प्रावधान है। देयरफॉर आरबीआई, ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इन सब ने मिलकर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नया बनाना चाहिए, ताकि इसकी मदद से हम बहुत जल्दी से डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट कर पाएं और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, ऐसा रतन वत्तल कमेटी ने रेकमेंड किया है। तो मित्रों अब तक हम लोगों ने
ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन ओवरऑल 2 कैटेगरीज, रियल टाइम सेटलमेंट एंड डिलेड सेटलमेंट, और उनके अलग अलग सब टाइप्स IMPS, RTGS, नेफ्ट, फिर ये अपना नाच एंड ECS कार्ड सिस्टम्स, वो सब हमने देख लिया। और ये 2 प्रकार की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो प्रोवाइड करने वाले डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, उसके साथ अलग अलग प्रकार हमने देख लिए। कार्ड नेटवर्क होता है, ये वॉलेट होता है, ATM होता है, इनबाउंड आउटबाउंड रेमिटेंस के 2 एंटिटी, फाइनेंशियल मार्केट का एक ऑपरेटर और रिटेल पेमेंट का एक ऑपरेटर NPCI। और NPCI के ऊपर ज़्यादा हमने फोकस किया कि वो कैसे अलग अलग सिस्टम चला रहे हैं, स्पेशली अभी हमने देख लिया IMPS, UPI एंड भीम। तो ये पूरा मुद्दा ओवरऑल हमारा फिएट मनी, वो आपने बैंक में डाला, उस हिसाब से बैंक मनी जनरेट होता है। तो बैंक मनी के 2 प्रकार, पेपर ऑर्डर, चेकबुक, DD, वो सब पहले पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, उसके अंदर हमने ये ढेर सारी बातें ATM, CTS, रुपए वगैरह वगैरह अभी देख लिया। और अब तक हमने जो पढ़ा ये क्या था कि ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, MCQ टाइप का जो अपने के लिए UPSC प्रीलिम और बैंक की परीक्षाओं में काम आए वो पढ़ लिया। लेकिन अभी एनालिटिकल पोर्शन पढ़ना बाकी है कि इस प्रकार की ढेर सारी डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो है ही, बट भारत के अंदर उसका इतना उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, तो उपयोग को लाने में क्या चैलेंजेस हैं और वहाँ क्या रिफॉर्म्स करना है। उसके लिए रतन वत्तल कमेटी बनी थी, चंद्रबाबू नायडू कमेटी बनी थी, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ सुझाव दिए, बजट में कुछ और प्रावधान किए गए, योजना का ये फरवरी 2017 का इशू है। इन सब के अंदर से निचोड़ के रूप में जितना एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है जो अपने को मेंस और इंटरव्यू में काम आए, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड।